गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही जो कॉमन समस्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमारी शादी हुई 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। कुछ तो ऐसे भी पेयर्स आते हैं जो कहते हैं हमारी शादी को 10 साल हो गया लेकिन अभी हमको संतान प्राप्त नहीं हुआ। जब कोई भी कपल शादी होने के बाद 1 साल तक कंसीव नहीं करता, हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर महिला की उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा है, ऐसे केस में हम सिर्फ 6 मंथ तक की वेट करते हैं। अगर 6 मंथ के अंदर महिला कंसीव नहीं कर पाती तो हम उसे इनफर्टाइल कहते हैं। जो समस्या है काफ़ी कॉमन है। अगर ग्लोबली इसका आंकड़ा देखा जाए, हर 6 कपल में एक कपल इस समस्या से परेशान है। अगर 100 पेयर्स है हमारे पास, उसमें 15 कपल्स ऐसे होंगे जिनको कभी ना कभी ये बीमारी होगी या है। महिलाओं में एक यूट्रस होता है, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, और यूट्रस के दोनों साइड से एक एक ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब जाके ओवरी के ऊपर खुल जाती है, और ये ट्यूब और ओवरी एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। वो इनका साथ साथ रहना ज़रूरी भी होता है। जो ओवरी है उसका काम है एग बनाना। जिस दिन मेंसेस आती है उसको हम पहला दिन बोलते हैं। उस दिन से लेकर 14वें दिन तक ये जो एग है इसका साइज बढ़ता रहता है, और 14वें दिन ये एग ओवरी से निकल जाता है। और जैसे ही एग ओवरी से निकलता है, जो ट्यूब है जो ओवरी के ऊपर लटकी हुई है वो इसको अपने अंदर खींच लेती है, और उसी टाइम में स्पर्म जहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ पे एग और स्पर्म का मिलन होता है। एग और स्पर्म के मिलन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, और 3-4 दिन के अंदर ये जाइगोट यूट्रस तक पहुँच जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए ये सभी ऑर्गन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ओवरी में एग बनना चाहिए, ट्यूब खुला होना चाहिए, और स्पर्म का ट्यूब तक पहुंचना चाहिए। फिर जो जाइगोट बनता है उसका बच्चेदानी तक पहुंचना ज़रूरी है। ये कारण 30 से 33% मेल में होते हैं, 30 से 33% फीमेल में होते हैं, और बाकी जो 30 से 33% कपल बच्चे, उसमें चाहे तो दोनों में कोई डिफेक्ट होगा चाहे दोनों में नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेल फैक्टर के बारे में। जब हम सीमन का चेकअप कर रहे होते हैं, हम इसमें 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं स्पर्म का काउंट, दूसरा शेप, और तीसरा मोटिलिटी। अगर नंबर कम है या नंबर बहुत ज़्यादा है तो कंसीव होने में दिक्कत आती है। अगर इसका शेप ही ठीक नहीं है तो भी कंसीव नहीं कपल कर पाएगा। और तीसरा, अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है, अगर स्पर्म के पास कैपेसिटी नहीं है फलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की, एग को फर्टिलाइज करने की, तो कंसेप्शन नहीं होगा। फीमेल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स, और दूसरा होता है ओवरी, तीसरा होता है ट्यूब, और चौथा होता है यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन में ग्लैंड है। इसका काम है एक हार्मोन सेक्रेट करना, जो ओवरी के ऊपर काम करती है। ओवरी आगे एग बनाती है। वेट गेन जब वेट लॉस, अगर आप सडनली बहुत विगरस एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। बीमारियाँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो लंबे टाइम के लिए चलती रहती है, जिसमें कैंसर की बीमारी हो गई, टीबी का बीमारी हो गया। बट टेम्परेरी कॉसेस होते हैं, जैसे आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ठीक हो जाएगा या चला जाएगा तो आपका हाइपोथैलेमस फिर दोबारा से काम करना शुरू कर देगा और आपके अंडे बनना शुरू हो जाएंगे। ओवरी का मेन काम है एग बनाना। इसमें सबसे जो पहली बीमारी आती है वो PCOS की आती है। PCOS के ऊपर मैंने एक बहुत ही
डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे PCOS में क्या होता है। PCOS में अंडा नहीं बनता। डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। क्या होता है, जब गर्ल चाइल्ड पैदा होता है उसकी ओवरी के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होता है, तो जो बाद में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाता है और 55 तक तो एकदम ही अंडे ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जब पैदा होती है इनका नंबर बहुत कम होता है, वो टाइम से पहले ही एग ख़त्म हो जाती है। ये है थायराइड की बीमारी। थायराइड ज़्यादा होने से या कम होने से एग बनने में प्रॉब्लम आती है। और अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इसके ज़्यादा होने से भी एग बनने में प्रॉब्लम आती है। ट्यूब का काम है ओवरी से अंडा पिकअप करना, जो जाइगोट बनता है एग और स्पर्म के मिलने के बाद उसको यूट्रस तक लेके जाना। जो ट्यूब है इन्फेक्शन से ट्यूब खराब हो जाती है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ऊपर में एक मैंने नॉर्मल ट्यूब दिखाई हुई है और जो इसके नीचे पिक्चर है उसमें एक ख़राब ट्यूब है। ट्यूब के अंदर पानी भर के है जिसको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, और जो ट्यूब का डिस्टल एंड है वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये ट्यूब नॉन फंक्शनल ट्यूब है। इस ओवरी से जो एग निकलेगा वो ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो पिक्चर है इसमें आप देख रहे होंगे, एक साइड में मैंने यूट्रस दिखाया है और दोनों ट्यूब है और दोनों ओवरी है। जो ट्यूब है वो सडनली बेंड हो जा रही है, इसको किंकिंग बोलते हैं। और राइट हैंड साइड में एक कटी हुई ट्यूब का मैंने ल्यूमन दिखाया हुआ है। इस ल्यूमन के अंदर एडिजेंस पैदा हो गई है जो ट्यूब को ब्लॉक कर देती। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आपका जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और छोटी छोटी खून की गांठें जमा हो जाती है आपके पेट के अंदर। ये जो खून की गांठें होती है ये ज़्यादातर ओवरी में पाई जाती है, वो बाकी जगह भी हो जाती है। जब एक खून की गांठ ओवरी में बन जाती है तो जो अंडा बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, इस बीमारी की वजह से ट्यूब, ओवरी और यूट्रस होता है एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। जहाँ जो आसपास में अंतड़ियाँ होती है उसके साथ चिपक जाती है। चिपकने की वजह से जो ट्यूब और ओवरी है वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ट्यूब कहीं और जाके चिपक जाएगी, ओवरी कहीं जाके और चिपक जाएगी, तो जिसकी वजह से जो ट्यूब है वो ओवरी से अंडा पिकअप नहीं कर पाती। आगे हम डिस्कस करेंगे यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना में क्या क्या कारण हो सकते हैं। यूट्रस में गांठें हो सकती है जिसको हम फिब्रॉइड कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं सबसे ऊपर एक वाइट कलर का गोल गोल है, वो सबसे बड़ा फिब्रॉइड है। फिर नीचे दो छोटे छोटे फाइब्रॉइड देख रहे होंगे, एक राइट साइड में है और दो लेफ्ट साइड में है, और एक फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर लटक रहा है। इस सब फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इस पिक्चर में आप बहुत सारे यूट्रस देख रहे होंगे, एक तो ऊपर लाइन है और एक नीचे लाइन है। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट में एक नॉर्मल यूट्रस को दिखाया गया और अगली पिक्चर में आप यूट्रस की कैविटी देख रहे होंगे, टी शेप जैसी हो गई है। उसके अगली पिक्चर में यूट्रस एक ही साइड में बना हुआ है, तो अगली पिक्चर में दो यूट्रस बने हुए हैं और नीचे वाली लाइन में यूट्रस ऊपर से अलग हो चुका है। जो यूट्रस की कैविटी है उसके अंदर भी एक पर्दा आ गया है और अगली पिक्चर में ऊपर से यूट्रस एक हो गया लेकिन अभी भी उसकी जो कैविटी है उसके अंदर पर्दा है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जब आपकी बच्चेदानी बन रही होती, जब आप माँ के पेट में होते हो, तो उस टाइम ये डिफेक्ट पैदा हो जाती है और ऐसे यूट्रस में प्रेगनेंसी का थोड़ा सा रुकना मुश्किल हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यूट्रस है, उसके नीचे वजाइना है
इसमें 3 लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये सेप्टम है जो यूट्रस को वजाइना से अलग कर देती है। तो ऐसे केसेस में जो स्पर्म है वो ऊपर ही नहीं जाएगा और कंसीव नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे टेस्ट। इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है खून का टेस्ट, और दूसरा टेस्ट आता है HSG, और तीसरा टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, और चौथा होता है एक माइनर ऑपरेशन जिसको हम हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी बोलते हैं। ब्लड टेस्ट में हम हार्मोन के टेस्ट करवाते हैं। इसमें आता है FSH, और दूसरा हार्मोन है LH। जो LH हार्मोन है ये PCOS के केसेस में बहुत बड़ा होता है। और तीसरा हार्मोन है AMH। AMH हार्मोन से भी हम पता लगाते हैं ओवरी का रिजर्व कितना है। थायराइड डिसऑर्डर पता लगाने के लिए हम TSH करवाते हैं, T3 करवाते हैं, T4 करवाते हैं। और प्रोलैक्टिन का लेवल जानने के लिए हम प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल करवाते हैं। और जो अगला हमारा टेस्ट होता है उसको कहते हैं HSG। इसका फुल फॉर्म है हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी। इस टेस्ट में हम बच्चेदानी के अंदर एक डाई डालते हैं। ये डाई बच्चेदानी से ट्यूब में पहुंचता है, और ट्यूब से ये आपकी टम्मी के अंदर चला जाता है। तो फिर हम एक्सरे लेते हैं। तो ये एक्सरे में हमको ये डाई दिखता है, डाई कहाँ कहाँ पहुंचा। अगर आपकी ट्यूब पेटेंट है, आपकी ट्यूब के अंदर का जो नली है अगर वो ब्लॉक नहीं हुआ तो ये डाई आपके पेट में पहुंच जाएगा। अगर ब्लॉक हुई आपकी नली, ये डाई सिर्फ यूट्रस में ही रह जाएगा और आपके पेट के अंदर नहीं पहुंचेगा। इसमें 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही है। पहली पिक्चर है नॉर्मल पिक्चर। इस पिक्चर में आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। उसके दोनों साइड में पतली पतली ट्यूब दिखाई दे रही है, और नीचे वाइट कलर की आपको शैडो दिखाई दे रही है जो डाई आपको पेट के अंदर दिख रहा है। अगली पिक्चर में आप देख रहे हैं सिर्फ यूट्रस ही दिखाई दे रहा है, उसके बगल की ट्यूब दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ट्यूब चाहे तो एब्सेंट है, ट्यूब है ही नहीं है, चाहे ट्यूब आपकी ब्लॉक हो चुकी है। अगर हमको ऐसी पिक्चर मिलती है तो हम आगे हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी के लिए जाते हैं। एक दूरबीन आपके पेट के अंदर डालते हैं और दूसरी दूरबीन हम नीचे से बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। तो इससे पता चल जाता है बच्चेदानी का अंदर का एरिया कैसा है, आपकी ट्यूब कैसी है, अंडेदानी कैसी है, और यूट्रस कैसा है। यूट्रस 1 है जहाँ 2 है, ट्यूब ब्लॉक हुई है जहाँ ट्यूब एब्सेंट है, ओवरी के अंदर कोई खून की गांठ तो नहीं बनी हुई, ओवरी पॉलीसिस्टिक तो नहीं है, जहाँ ओवरी बहुत छोटी तो नहीं है, जहाँ ट्यूब एंड ओवरी इधर उधर चिपकी तो नहीं। ये हमको दूरबीन डाल के ही पता चलेगा। तो आप जो लास्ट पिक्चर देख रहे हो ये दूरबीन की पिक्चर है। इसमें आपका यूट्रस दिखाई दे रहा है, दोनों साइड की ट्यूब दिखाई दे रही है, ओवरी दिखाई रही है, और नीचे नीले रंग का आपको एरिया दिखाई दे रहा है। ये एक डाई है जो हम यूट्रस के अंदर डालते हैं और फिर पेट के अंदर देखते हैं ये डाई आया है या नहीं। अगर आपकी ट्यूब खुली है तो डाई ये पेट के अंदर आ जाएगा। अगर आपकी ट्यूब बंद है तो ये डाई पेट के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब आपकी ट्यूब बंद है। इस बीमारी के इलाज के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।